Hello everyone, this is Mr. K. I'm making this video of banking awareness. By not wasting much time, I'm going to start. So this is just for revision purposes. बाकी अगर बीच में कुछ भी मिस्टेक होता है तो वी आर गोना मेंड दैट. तो बैंकिंग अवेयरनेस में हम 3 चीज़ें शुरू करते हैं. हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से चालू करते हैं. वेल बैंक क्या होता है? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. तो डेफिनेशन इसकी एज पर 5 सेक्शन 5 बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या एक्सप्लेन करता है बैंकिंग को? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, दैट इज मेकिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, विड्रॉल ऑफ मनी ऑन डिमांड और थ्रू चेक. 3 काम मैंने बताया इसमें कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को इन द फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. फिर क्या करता है किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, दैट इज मेकिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स. और तीसरा क्या है? विड्रॉल ऑफ मनी ऑन डिमांड और थ्रू चेक. डिमांड होता है जैसे कि आप सिंपल विड्रॉल वगैरह या सेविंग और करंट अकाउंट हो गया, उसमें जो भी विड्रॉल जिस तरीके से भी करते हैं, या फिर चेक के थ्रू जो भी है. बैंकिंग इन इंडिया की बात कर लेते हैं. इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले. जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स थे वो 1786 से लेके 1991 के बीच में हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फर्स्ट बैंक जो था इंडिया का वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में बना था. 1770 ये अलेक्जेंडर कंपनी ने बनाया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के अंडर था. और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कैलकाटा में हुई थी. और लिक्विडेटेड हुआ था ये 1829 में. 1829 से 1832 के बीच में लिक्विडेटेड हुआ था ये. अभी सेकंड बैंक जो बना था वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था. ये 1786 में बना था. ठीक है. फिर बात कर लेते हैं ये बैंक्स, मतलब उस टाइम पे कोई रेगुलेटरी नहीं था इनमें, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आए हैं, इनको फेस करने पड़े. फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किए थे 3 बैंक. इनको बोलते थे 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है. जो सबसे पहला था अपना बैंक ऑफ कैलकाटा था. ये 1806 में बना था. इसको रीनेम करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में. बैंक ऑफ बॉम्बे की बात कर लेते हैं. जो सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था वो 1840 में बना था. और थर्ड वन वाज बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ. फिर इनको अमेलगमेटेड कर दिया गया 1921 में, और एक बैंक बना दिया गया इनका, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. इसकी जो मेन डेट थी एस्टेब्लिशमेंट की, अमेलगमेशन की, वो थी 27 जन 1921. और यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है बाद में जाके 1955 में इसको रीनेम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि उससे. और इसका जो हेडक्वार्टर है अभी सबको पता है मुंबई में. अच्छा, एक और चीज़ है जॉइंट स्टॉक कंपनी बैंक या जो भी कमर्शियल बैंक, ये जैसे अभी आरबीआई काम कर रहा है, पहले जो सबसे पहला हमारा रेगुलेटरी था वो यही था, जॉइंट स्टॉक कंपनी बैंक. और इसमें फर्स्ट जो कमर्शियल बैंक बना था अपना, इलाहाबाद बैंक बना था 1865 में. 1865 में लाइक इस सब के बाद जो बना इलाहाबाद बैंक, फर्स्ट कमर्शियल बैंक बना 1865 में. सबसे पहले हम डेट्स को रिवाइज कर लेंगे एक बारी. अपने को पता है सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था इंडिया का सबसे पहला बैंक था, वो 1770 में आया था. उसको लिक्विडेटेड कर दिया गया 1832, मतलब 29 से 32 के बीच में. सेकंड वन वाज जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 में आए थे. 1786 में आया था. उसके बाद जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, सबसे पहला बैंक ऑफ कैलकाटा था जो कि 1806 में आया था. उसको रीनेम कर दिया बैंक ऑफ बंगाल 1809 में. बैंक ऑफ बॉम्बे की बात कीजिए तो 1840 में एस्टेब्लिश हुआ था. बैंक ऑफ मद्रास 1843. अमेलगमेट किया गया इनको 27 ऑफ जनवरी 1921. अभी बात कर ली गई हमारी जो फर्स्ट कमर्शियल बैंक था वो इलाहाबाद बैंक बना 1865 में. इन सब के बाद 1865 में पीएनबी का निर्माण हुआ 1894 में. 1894 इन सब के बाद, जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. वैसे ही काफ़ी सारे बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर. ये 1906 से 1913 के बीच में इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. अब कुछ इंपॉर्टेंट जो देख लेते हैं, मोस्टली इंटरव्यूज़ और जनरल क्वेश्चंस में आ ही जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं. तो फर्स्ट जो इंडियन बैंक था, जो ओवरसीज़ ब्रांच जिसने खोली, वो बैंक ऑफ इंडिया था. और ये जो फर्स्ट ब्रांच थी इनकी वो लंदन में खोली गई थी. फर्स्ट इंडियन बैंक जो था जिसने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की, आईसीआईसीआई था. वैसे ही आईसीआईसीआई ने फर्स्ट जो है मोबाइल एटीएम फैसिलिटी भी प्रोवाइड की. फर्स्ट बैंक जिसने एटीएम, देखो मोबाइल एटीएम इज़ डिफरेंट. एटीएम इज सिंपल, जो आप देखते हैं बाहर शॉप्स में एक जगह होता है, वो एटीएम है. और मोबाइल एटीएम दैट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज. तो वो HSBC ने 1987 में इंट्रोड्यूस किया था एटीएम, 1987 में. फिर फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर ली जाए, जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया था, वो भी बैंक ऑफ इंडिया ही था. इन्होंने ही ओवरसीज ब्रांच खोली सबसे पहले लंदन में, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च इन्होंने किया. अभी नेशनलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो नेशनलाइजेशन क्या है? नेशनलाइजेशन होती है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक. तो सबसे पहली जो नेशनलाइजेशन हुई थी वो 1969 में हुई थी. 14 बैंक्स थे उसमें. उसके बाद 1980 में भी 6 मोर बैंक्स जो उसमें ऐड हुए. अभी नेशनलाइजेशन तो हो गई, टोटली 21 बैंक्स थे, इनका नेशनलाइजेशन हो गया. सॉरी. सेकंड चीज़ कर लेते हैं. आई गेस कितना टाइम हुआ है अभी? 7 मिनट्स. ओके, वी कैन इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन दिस. ओके, तो अभी बैंकिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं. आरबीआई जो है अपना, सबको पता है कि मॉनिटर करता है, और इसी को ही सेंट्रल बैंक बोलते हैं इंडिया का. इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुई. किसके अंडर? आरबीआई एक्ट जो है 1934. पहले एक्ट बना 34 में, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट हुई 35 में. अब ये क्या करता है? 2 बैंक्स हैं, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स, ये दोनों आते हैं इसके अंडर, जिनको ये मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है. देखिए, शेड्यूल बैंक्स उनको बोलते हैं जो कि सेकंड शेड्यूल के अंडर आते हैं आरबीआई के.
और ये कुछ रिज़र्व्स जो है मेंटेन करते हैं आरबीआई के साथ। अच्छा, इसमें 2 कंडीशंस हैं शेड्यूल्ड बैंक्स की कि जो पेड अप कैपिटल है और कोलेटरल फंड है, वो बैंक का 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और एनी एक्टिविटी ऑफ द बैंक दैट विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। सो बैंक की कोई एक्टिविटी जो है वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को नहीं कर सकती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक्स है वो एलिजिबल होते हैं डेब्ट्स, लोन्स, जो भी बैंक रेट पे लेने के लिए आरबीआई से। तो मोस्टली जो बैंक रेट होता है उसको की पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, और रेपो रेट बेसिस जो वही है वो आरबीआई जो डिसाइड करता है, एमपीसी जो भी होता है उसका। अभी बात कर लेते हैं कि आरबीआई जो है एक एशियन क्लियरिंग हाउस है, तो जितने भी इसके अंडर बैंक्स आते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, उनको भी मेंबरशिप मिल जाती है इसकी। फिर जो फर्स्ट क्लास है एक्सचेंज बिल्स का, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन्हें। और सीआरआर जो है कुछ परसेंट होता है, वो आरबीआई के पास रखना होता है इनको, एसएलआर सीआरआर। अभी नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की बात कर ली जाए तो वो सीआरआर अपने पास ही रखते हैं, उनको कंपल्शन नहीं होता है कि वो डिपॉजिट करें आरबीआई के साथ, और कोई लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता जो है आरबीआई के थ्रू ने, मतलब इमरजेंसी केस में मिल जाता है बट जनरली नहीं होता है। अभी बात कर लेते हैं शेड्यूल बैंक्स की जो इंडिया में है। शेड्यूल बैंक्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहली बात है जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। सेकंड जो शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स है, और थर्ड वन इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात कर ली जाए तो इसमें सारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो भी फॉरेन बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, ये सब आ जाते हैं। फिर कोऑपरेटिव जो शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड आ जाता है, जिसको NAFSCOB भी बोलते हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड। अभी जो ये है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर काम करते हैं सारे। इसमें 2 तरह के, जैसे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इसके जो ये अर्बन एरियाज़ में कोऑपरेटिव बैंक्स है वो रेफर हो रहा है, और रूरल्स जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, ये दो इनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बेसिस पे जो काम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे। अब शॉर्ट टर्म में तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हो गई है, ये सब आते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो नॉर्मली होते हैं। और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, दोनों प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी इसी में आते हैं लॉन्ग टर्म में, और स्टेट कोऑपरेटिव एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट वाले भी। तो ये था इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कि अभी हम पढ़ लेते हैं बैंक के लाइसेंस के बारे में। तो सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू जो है ये कंपलसरी है आपका बैंक लाइसेंस, और मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है किसी बैंकिंग कंपनी की, वो होती है 500 करोड़। 500 करोड़ होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो एक बैंक खोलने के लिए। रेगुलेशन ऑफ बैंक की बात कर ली जाए तो ये सेक्शन 35A के अंडर आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और ये आरबीआई को अथॉरिटी देता है रेगुलेट और कंट्रोल करने की। तो कहने का मतलब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पूरे उसमें, कि एक आपका जो बैंक लाइसेंस है वो सेक्शन 22 अंडर बैंकिंग रेगुलेशन है, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में आपका लाइसेंस है, और सेक्शन 35A में आपकी रेगुलेशन है आरबीआई के थ्रू, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। तो इसके बाद पढ़ते हैं अभी डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, जिसे हम मोस्टली 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, एक पेमेंट बैंक्स के बारे में और एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंकिंग के बारे में। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो होते हैं ये दोनों प्राइवेट बैंक के अंदर आते हैं। तो अभी पेमेंट बैंक का कुछ पढ़ लेते हैं। लाइक ये फोकस करता है माइग्रेंट लेबर पे और इनकम हाउस होल्ड्स के लिए। इसमें एक्सेप्ट किया जाता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कासा बोलते हैं जिसे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसमें 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसमें कोई आरडी एफडी अकाउंट नहीं खुलेगा, और रेमिटेंसेस को बना में कर सकते हैं। अभी इसमें कोई लोन नहीं मिलेगा, और ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। और इसमें एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड इशू होता है, बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होता है। एनआरआई इसे नहीं बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इस अकाउंट। अब बात करते हैं कि ये पेमेंट बैंक के लिए क्या जो क्राइटेरिया रखा है, वो मिनिमम पेड अप जो इक्विटी कैपिटल है वो 100 करोड़ का है। इसमें 100 करोड़ का है पेमेंट बैंक्स के लिए। और ये यूटिलिटी बिल्स को एक्सेप्ट करता है, लाइक जैसे कोई भी आपने बिजली का बिल वगैरह ये चीज़ें पे करनी है, उसके थ्रू पे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 25% ऑफ पेमेंट बैंक ब्रांचेज जो होती है वो अनबैंक, मतलब कि इनको अपनी 25% जो है ब्रांचेस वो अनबैंक रूरल एरियाज़ में खोलनी पड़ेगी, ऐसा इनको ऐसा रूल है, मतलब जो फॉलो करना पड़ेगा किसी पेमेंट बैंक को। फिर फॉरेन शेयर होल्डर्स जैसे कि एफडीआई वगैरह इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। फिर अभी किस कमेटी के थ्रू ये बनाया गया है, तो नचिकेत मोर कमेटी है, उसके थ्रू पेमेंट बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फर्स्ट जो पेमेंट बैंक था वो भारतीय एयरटेल था पेमेंट बैंक। अच्छा, इसमें मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, बट इसमें 75% एसएलआर अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है डिपॉजिट का, ठीक है। और 6 पेमेंट बैंक्स थे। अभी जैसे पता लगा कि फर्स्ट जो है एयरटेल पेमेंट बैंक है, सबके पीछे पेमेंट बैंक आता है, ये पीबी बोले तो पेमेंट बैंक। तो कौन कौन से हैं ये 6, ये भी देख लेते हैं। एयरटेल है, फिनो पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम और जियो। अभी एयरटेल जियो तो एक तरह का हो गया, पेटीएम एनएसडीएल और फिनो हो गया, और आईपीपीबी। अभी बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। तो ये भी प्राइवेट बैंक है और निजी बैंकिंग बोलते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए। तो कौन किस चीज़ के लिए, मतलब मोस्टली तो ये एग्रीकल्चर और इसमें मार्जिनल फार्मर्स वगैरह के लिए है ये मोस्टली। अच्छा, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी नॉट बीइंग सर्व्ड बाय अदर बैंक्स, जो ये उन सेक्शंस के लिए है, उन इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए है जो कि बाकी अदर बैंक्स के थ्रू सर्व नहीं किए जाते हैं, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो गई है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो गया, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई है, और अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर एंटिटीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है
कि लैंडिंग हो सकती है, टाइम और डिपॉज़िट दोनों है इसमें, टाइम और डिमांड डिपॉज़िट। अच्छा, एक चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं कि टाइम डिपॉज़िट होती है आपकी, जैसे टर्म डिपॉज़िट जिसे बोलते हैं हम। तो ये टाइम डिपॉज़िट में आता है आरडी या एफडी। रफ़ा बोलते हैं रीअकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। तो मतलब ये आरडी और एफडी का है, उसे बोलते हैं रफ़ा। कासा हो गया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो ये चीज़ क्लियर कर ली हमने यहाँ पे। अभी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी हमें पता था कि जो इनकी कैपिटल है पेमेंट बैंक्स की, लाइक वी हैव ऑलरेडी रेड ओवर हियर, कि इनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ होती है पेमेंट बैंक्स की। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ली जाए तो इनकी पेड अप कैपिटल, जो मिनिमम कैपिटल है, इन्हें 200 करोड़ रखनी है। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। कौन-कौन बन सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो वो एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनएफसी हो गया, एमएफसी जिसे बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी, और जो लैब हो गया, लोकल एरिया बैंक्स जो हो गया। इसमें पेमेंट बैंक्स भी बन सकते हैं, और जो ये कन्वर्ट हो सकते हैं एसएफबीज़ में। अभी जो प्रोमोटर्स हैं इसके, उसे 5 साल तक 40% स्टेक होल्ड करना पड़ेगा, और इनको बोथ सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करनी पड़ती है। फॉरेन शेयरिंग इसमें भी होती है, एफडीआई के थ्रू अलाउड है। और कमेटी थी इसकी उषा थ्रोट। देखिए, जो पेमेंट बैंक्स है उसकी तो जो कमेटी है वो नचिकेत मोर कमेटी है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है उसकी उषा थ्रोट कमेटी है। तो एसएफबीज़ के बारे में देख लेते हैं कि कौन-कौन से जो है मेन एसएफबीज़ हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जनलक्ष्मी एसएफबी, और इक्विटस फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू फाइनेंशियरीज, उत्कर्ष कैपिटल लोकल एरिया बैंक, दिशा माइक्रो फाइनेंस, ईसेफ माइक्रो फाइनेंस, आरजीवी नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस, सूर्य उदय माइक्रो फाइनेंस। सो ये कुछ एसएफबीज़ थे। अभी कॉमन बात कर ली जाए तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन या सॉरी हाँ, रजिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए, लाइसेंस की बात हो रही है इस टाइम पे, तो जो सॉरी जो रजिस्ट्रेशन है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंडर आएगा, कंपनीज एक्ट 2013 में। ये दोनों के लिए है। और जो इसका लाइसेंस है वो सेम यही है कि सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए याद रखने के लिए, जो बैंक का किसी भी बैंक का जो लाइसेंस है वो सेक्शन 22 के अंडर आता है 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। और चाहे वो पेमेंट बैंक हो, एसएफबी हो, कॉमर्शियल, मतलब जो भी बैंक है उसका जो लाइसेंस है वो सेक्शन 22 के अंडर आएगा। बाई लाइसेंस दिला दे, उससे याद रखना है ये, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ भी लिखा है कि एसएफबी का लाइसेंस सेक्शन 22। अच्छा, इसमें जो एसएफबी का है इसमें काफ़ी सारे लोग गवर्न कर रहे हैं इसे। आरबीआई एक्ट जैसे हो गया 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट हो गया 2007, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट हो गया 2005, और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। ये कुछ एक्ट हैं जो इसे गवर्न कर रहे हैं। एक चीज़ और थी, जो पेमेंट बैंक है और एसएफबी है, उनको हम कॉमर्शियल बैंक भी बना सकते हैं। वो कौन से सेक्टर के अंडर है? तो 42 सेक्टर सबसेक्शन 6, सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 के अंडर हम किसी भी पेमेंट बैंक को और एसएफबी को कॉमर्शियल बैंक बना सकते हैं। हम किसी भी पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बना सकते हैं, है कि नहीं? हमने ये कहीं पढ़ा है वो। ये कन्वर्ट हो जाता है मतलब एसएफबी में, ठीक है। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस। बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।